हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन। मैं हूं प्रतीक्षा और साइंस की क्लास 7 की बुक ये हम पढ़ रहे हैं। एससीईआरटी की बुक है, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसमें आज हम चैप्टर पौधों में जनन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो पौधों में जनन, सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाया जाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। पिछली कक्षा में आपने पौधे के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ा होगा। अधिकांश पौधों का जो शरीर है वो जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। ये पौधे एक कायिक अंग कहलाते हैं। ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं और एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं। ये पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होता है। जनन की विधियाँ यहाँ लर्नर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपी टेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स 2021, जो कि जनवरी 16 से स्टार्ट हो रहा है और ये मार्च 6 तक चलने वाला है। तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, सीडीपी, साइंस सभी की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा और ये आपके सुपर टेट में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जनवरी 18 से मार्च 6 तक चलेगा। तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी यूपी टेट के बैच कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हर बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कंप्लीट बैच कोर्स है, यानी कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को आपको कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। साथ ही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी और आपको मिलेंगे नोट्स, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनअकैडमी पर मिलेंगी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। और आप जब भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अनलॉक कोड या फिर रेफरल कोड मांगा जाता है। तो वहाँ पर आपको लिखना है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। तो ये रेफरल कोड और या फिर अनलॉक कोड यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी आपको अनलॉक कोड देना होता है। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। 1 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जैसे आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 6 मंथ्स के अंदर जितने भी कोर्सेज़ अनअकैडमी लेकर आएगा, जितने भी बैचेस कोर्सेज़ अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप उन सभी को पढ़ सकते हो। आपको बार बार पे नहीं करना होगा। और रेफरल कोड में अगर आप प्रतीक्षा टेट लिखते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। पर दी गई हैं। पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? क्या आपने कभी गन्ना, आलू और अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। मुकुलन द्वारा पाव रोटी को फुलाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट एक कौशिक जीव है, ये आप देख सकते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध ना हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन करने लगता है।
ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेज होती है कि नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। यहाँ पिक्चर से समझ सकते हैं, इस तरह से श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है खंडन। आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं से गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं जिसे खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधों का निर्माण होता है। स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इसी विधि से प्रजनन करते हैं। इसके बाद बीजाणु निर्माण। आपने आचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को देखा होगा। इनमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं और इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं और ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ये राइजोपस यानी कि फफूंद है। वर्धी प्रजनन, कायिक प्रवर्धन। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, शतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाए तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे भी वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्य, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर नर जननांग और स्त्री केसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला भ्रायदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और फिर है स्त्री केसर। एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं में से प्रश्न आ जाता है। भ्रायदल ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये आपने देखा होगा, इस तरह का ये भ्रायदल होता है। दल क्या होता है? दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्रायः ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, गुलाब में गुलाबी और चमेली में सफ़ेद आदि। तो ये पत्तियों की एक तरह से बात हो रही है। कनेर में पीला होता है। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या अलग अलग होती है जैसे गुड़हल में 5 होते हैं, सरसों में 4 होते हैं, 4 दल पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे दल हम किसको कह रहे हैं। बाह्यदल ये है और दल ये है। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं और इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है और इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं और इन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं और ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग हैं। नीचे का फूला हुआ भाग जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना जिसे वर्तिका कहते हैं और वर्तिका के आगे का भाग पर फूली हुई रचना जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्तिकाग्र है। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिन्हें
मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। परागण क्या है? आपने तितलियों और मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए देखा होगा। दरअसल ये शहद चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं, तो फूलों के परागकण इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं और इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागकण में सहायक होते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल और जंतुओं द्वारा होती है। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन। परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नम और चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, जिसमें नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है और इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्म नज कहलाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद आदि। कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों और फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर बीजों का प्रकीर्णन दिया गया है, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कंटकी के बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना और जैंथियम आदि। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। तो यहाँ पर कैसे बीजों का प्रकीर्णन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे बीज पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चैप्टर एंड होता है। हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सभी जीव अपने जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक स्थान पर पौधों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य से प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं हमारे चैप्टर के प्रश्नोत्तर पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम अब सॉल्व करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रम है क्या कहलाया जाता है? तो उसको कहते हैं ऑप्शन 1 निषेचन। दूसरा प्रश्न है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में,
पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में या फल में? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 फल में। तीसरा प्रश्न है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है? अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है ऑप्शन 2 पत्ती। पौधे के जनन अंग हैं, पौधे के जनन अंग कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती या फूल? तो पौधे के जनन अंग फूल हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है? तो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाया जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है वो मिली हो इस चैप्टर से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे और जंतुओं के ऊपर, जिसमें और भी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।